हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे कैरनॉट साइकिल के बारे में। अब दोस्तों, कैरनॉट साइकिल क्या है? ये बताती है कि हम हमारे इंजन की इफिशियंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक थ्योरेटिकल साइकिल है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हमने क्या किया है, हमारा जो रियल लाइफ इंजन होता है वो हम जब उसमें एक लीटर पेट्रोल डालते हैं तो हम इफिशियंसी देता है 30%, 20%, मीन 20 किलोमीटर का माइलेज देता है। तो हम कहेंगे कि 20% उसने इफिशियंसी दी, मीन्स वो 100% हमें इफिशियंसी नहीं देता है। तो कैरनॉट साइकिल ऐसी साइकिल होती है दोस्तों जो हमें 100% इफिशियंसी देती है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारा हमारा जो इंजन है उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम हमारे इंजन की इफिशियंसी को कैरनॉट साइकिल की इफिशियंसी के साथ कंपेयर करते हैं कि कैरनॉट साइकिल में जो प्रोसेस हो रहे हैं वो हमारा इंजन कितने परसेंट फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, उससे कंपेयर करके हमारे इंजन की जो इफिशियंसी है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जब भी हम इंजन डिजाइन करते हैं तो कैरनॉट साइकिल को सीखना हमें बहुत ही जरूरी हो जाता है। चलिए अब हम देखेंगे इंजन कैसे वर्क करता है, फिर हम उसे कंपेयर करेंगे कैरनॉट साइकिल के साथ। पहले हम देखेंगे कैरनॉट साइकिल के कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब दोस्तों, कैरनॉट साइकिल वो वर्क करता है हाइयर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में। मीन्स जो हमारी हीट फ्लो करेंगे वो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के बीच में फ्लो करेगी। और ये कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल होगी। मीन्स ऐसे नहीं होंगे कि रुक जाएंगे साइकिल, ये कंप्लीटली रिवर्सिबल चलते ही रहेंगे। और जो हमारी इंजन की एफिशिएंसी होती है वो कैरनॉट साइकिल से हमेशा कम ही रहेगी। हमारी इंजन की एफिशिएंसी कभी भी हम कैरनॉट साइकिल से एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। अब इसमें हमें दो डायग्राम को समझना बहुत ही जरूरी है, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम। पीवी डायग्राम हमें शो करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम। जब भी हमारा पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर की तरफ मूव करेगा या नीचे की तरफ मूव करेगा, जो गैस होगा उसमें प्रेशर क्रिएट होगा और उसके जिसका होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हमें बताएंगे पीवी डायग्राम। और टीएच डायग्राम हमें क्या बताएंगे, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में क्या डिफरेंस होगा। मीन्स एंट्रोपी क्या होती है, डिसऑर्डर कितना होगा हमारे फ्यूल के अंदर। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेंगी या डिक्रीज होगी। तो ये टीएच डायग्राम हमें बताएंगे। तो इन दो डायग्राम को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं वन बाय वन प्रोसेसेस इन कैरनॉट साइकिल। सबसे पहले हमारी प्रोसेस होंगी दोस्तों आइसोथर्मल एक्सपेंशन या फिर हीट एडिशन प्रोसेस भी हम इसको कह सकते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर, वॉल्यूम और एंट्रोपी चेंज हो सकती है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा कांस्टेंट रहेगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा फ्यूल है वो हमारे सिलेंडर के अंदर आ चुका है और हमारे पिस्टन ने उसको कंप्रेस किया है। अब कंप्रेस करने के बाद क्या होगा दोस्तों, जो स्पार्क प्लग है वो इग्नाइट करेगा, इग्निशन करेगा वहां पर हमारे फ्यूल। तो वहां पर क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। हीट यहाँ पर क्या होगी, ऐड होंगी। जो हमारा फ्यूल है वो इग्नाइट होगा और जो गैस होंगी वो एक्सपैंड होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो पिस्टन को हमारे पुश करेंगे और टेम्परेचर क्या रहेंगे, हमारा कांस्टेंट रहेगा। और एंट्रोपी क्या होंगी, इंक्रीज होंगे। मीन जो फ्यूल के अंदर हमारा डिसऑर्डर है वो इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 to 2 प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और 1 to 2 प्रोसेस में क्या हो रहा है, टीएच डायग्राम में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये हमें पीयूएस और टीएच डायग्राम बताती है। अब देखिए 2 to 3 में क्या हो, 2 to 3 प्रोसेस में क्या हो। तो इसको हम क्या कहेंगे, एडियाबेटिक एक्सपेंशन या फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी हीट है वो एक्सपैंड हुई है और कंटिन्यू एक्सपैंड हो रही है। और यहाँ पर क्या होगा, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। मीन्स इनलेट वॉल भी क्लोज है हमारा, आउटलेट वॉल भी क्लोज है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है हमारा और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, प्रेशर और ज्यादा डिक्रीज हो गया और वॉल्यूम भी और ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। और जो एंट्रोपी है हमारी, एंट्रोपी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। अभी डिसऑर्डर होना हमारे उसमें बंद हो गया और टेम्परेचर हमारा भी डिक्रीज हो रहा है। और नेक्स्ट है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब क्या होगा, हमारा पिस्टन क्या हुआ, यहाँ से जो इग्नाइट हुआ फ्यूल, तो उसकी वजह से जो फ्यूल ने उसको पुश किया, गैस ने पुश किया पिस्टन को, तो वो ऊपर आया। अभी नेक्स्ट क्या होगा, हमारा एक्सपैंड हो गया। तो अब क्या होगा, वो कंप्रेस करेगा उसको। तो ये क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अभी हमारा पिस्टन इस पोजीशन पर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, ये हीट को रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। अभी मैंने बताया था जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट। अभी यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा।
तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अभी ये नीचे की साइड पुश करने वाला है इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा और वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर डिक्रीज होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगा, मींस जो डिसऑर्डर होगा वो भी डिक्रीज होगा। तो PV&TH डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 to 3 में, 3 to 4 में क्या हो रहा है, जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। वैसे जो 3 to 4 में क्या हो रहा है, जो एंट्रोपी वो डिक्रीज हो रही है और टेम्परेचर क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, जो आइसोथर्मल कंप्रेशन था हमारा, जो 3 to 4 वाली प्रोसेस थी, इसमें हमारी हीट जो पिस्टन है उससे बाहर चली गई, आउटलेट वाल ओपन हो गया है और वहां से हमारी हीट निकल के बाहर चली गई। अब न्यू फ्यूल अंदर आया है हमारे सिलेंडर के अंदर, न्यू फ्यूल आया है, मींस यहाँ पर इसने इसको कंप्रेस किया और ये फिर से अपनी बैक पोजीशन पे आ गए और यहाँ पर न्यू फ्यूल इसने ले लिया है अपने अंदर। अभी क्या करेंगे हम उसको, अभी इनलेट वाल भी क्लोज हो गया, आउटलेट वाल भी हमारा क्लोज हो गया, तो अभी क्या करेंगे, हमारा पिस्टन जो इनलेट फ्यूल आया है उसको कंप्रेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे आप, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या फिर इसको आइडियाबैटिक कंप्रेशन भी कह सकते हैं। जब भी दोस्तों आइडियाबैटिक वर्ड आएगा, आइडियाबैटिक प्रोसेस, तो यहाँ पर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो आइडियाबैटिक क्या है, एक कंप्रेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो गैस है वो कंप्रेस हो जाएंगे और हमारा पिस्टन इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया और टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होगा। देखिए 3 to 4 में क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा और एंट्रोपी क्या है हमारी कांस्टेंट है, जो डिसऑर्डर होगा वो कांस्टेंट होगा। तो दोस्तों यही सिंपल प्रोसेस है जो हमें पता होना जरूरी है जब भी हम कैरनोट साइकिल डिजाइन करते हो। जब भी हम इंजन को हमारे कैरनोट साइकिल के साथ कंपेयर करेंगे तो इन्हीं प्रोसेसेस को ध्यान में रखकर हम कंपेयर करेंगे। अब हम सीखेंगे दोस्तों कि हम कैरनोट साइकिल की इफिशियंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। तो दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर, या फिर ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर, मींस ये हमने इसको शॉर्ट किया है फॉर्मूले को। तो 1 माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर, ये हमारा फॉर्मूला होगा इफिशियंसी को फाइंड आउट करने का। अब दोस्तों जो हमारे इंजन है उसकी इफिशियंसी फ्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आपने उसके अंदर कौन सा फ्यूल डाला है, वो करती है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कि दो टेम्परेचर के बीच में आपका गैप कितना है, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में गैप कितना है। जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा इफिशियंसी आपको मिलेगी और जितना कम गैप होगा उतनी कम इफिशियंसी आपको मिलेगी। तो जो कैरनोट साइकिल है, दो मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी बिटवीन टू टेम्परेचर, मैक्सिमम इफिशियंसी कैसे मिल सकती है हमें टू टेम्परेचर के बीच में, ये हमें बताता है। और जो रियल इंजन है वो हम हमारे कैरनोट साइकिल के साथ कंपेयर करते हैं। अब ये बताता है कि हम कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हमारे रियल इंजन में एज कंपेयर टू कैरनोट साइकिल। अब दोस्तों जो अगर आपका इंजन 35% आपको इफिशियंसी दे रहा है तो कैरनोट साइकिल उसको 60% पे ही लिमिट करती है। चलिए दोस्तों, अब हम एक फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करके देखेंगे कि हम इफिशियंसी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इफिशियंसी को फाइंड आउट करने के लिए उसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था इफिशियंसी फाइंड आउट करने का, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर। तो देखिए दोस्तों, हमने हमारे एक इंजन है, सपोज कि हमारे पास इंजन है, हमने उसमें पेट्रोल डाला है, 1000 किलो जूल हमने उसके हीट प्रोवाइड की है उसको। जब हम पेट्रोल को हीट में कन्वर्ट करेंगे, सपोज कीजिए वो आया है 1000 किलो जूल, इतनी हमने उसको हीट दिया और हमारा जो इंजन है वो वर्क कर रहा है 500 केल्विन टू 300 केल्विन के बीच में। ये हायर टेम्परेचर है और ये लोअर टेम्परेचर है। तो सिंपल जो हमें दिया गया है वो फॉर्मूले में हम पुट करेंगे 1 माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर। तो जितना लोअर टेम्परेचर को नीचे रखेंगे, हायर टेम्परेचर को ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 0.6 और फाइनल वैल्यू क्या आएंगे 0.4। इट मीन्स हमारे जो इंजन है उसने 0.4% हमें इफिशियंसी दी है, मीन्स 40% हमें इफिशियंसी मिली है। अब हम इसको देखेंगे कि कितनी परसेंट हमने जो उसको फ्यूल दिया था 100%, तो कितना परसेंट ही हम उसको यूज कर पाए। तो इसको फाइंड आउट करने फॉर्मूला क्या है दोस्तों, जो हमने उसको इनपुट दिया था उसको इफिशियंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो 0.4% हमें इफिशियंसी आई है और 1000 किलो जूल हमने उसको हीट दी थी, तो ये कितना आएगा 400 किलो जूल। तो दोस्तों 400 किलो जूल ही हमें एज अ वर्क आउटपुट मिला है यहाँ पर और 600 किलो जूल हमारी वेस्ट हो गई है।
अब दोस्तों जो फाइनल हीट रिजेक्ट होंगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने अभी गेस किया था 600 किलो जूल, तो वो तो हमने ऐसे ही गेस किया था। सपोज कीजिए वैल्यू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो गिवन हीट है उसमें से हम माइनस करेंगे जो हमें एज अ वर्क आउटपुट मिला है। तो 1000 माइनस 400, तो यहाँ पर क्या आया 600 किलो जूल। मीन्स हमारे जो इंजन है उसने इतने हीट को रिजेक्ट किया है इन्वायरमेंट में, मीन्स हमें इतना लॉस हुआ है, 600 किलो जूल हमें लॉस हुआ है यहाँ पर। तो इफिशियंसी कितनी मिली हमें 40%, और मीन्स 400 किलो जूल ही हमें एज अ वर्क आउटपुट मिला है यहाँ पर, और हीट रिजेक्ट हुई है 600 किलो जूल। तो दोस्तों इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? आउट ऑफ 1000 किलो जूल हीट इनपुट, हमने उसको 1000 किलो जूल हीट इनपुट दिया था, तो उसमें से हम सिर्फ कितना कन्वर्ट कर पाए? 400 किलो जूल ही हम किलो जूल हीट को ही हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर पाए, और जो 600 किलो जूल थी वो वेस्टेड थी। अब दोस्तों जो हमने फाइंड आउट किया है कैरनोट साइकिल यूज करके कि 400% हमें इफिशियंसी मिली है। अब ये भी एक आइडियल कंडीशन है दोस्तों। रियलिटी में हमें सिर्फ 25 टू 30% ही इफिशियंसी अचीव होती है जब हम रियल इंजन को डिजाइन करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा हीट लॉस होता है, बहुत सारा फ्रिक्शन होता है हमारी कार में, कार का वेट होता है, हमारा वेट होता है, तो बहुत सारा फ्रिक्शन जनरेट होता है, हीट लॉस उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। तो 25 टू 30% ही मिलता है, कहीं कहीं पर सिर्फ 12 टू 15% ही हमें इफिशियंसी अचीव होती है। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम जो हीट इंजन डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हम रियल साइकिल यूज करते हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, रेकान साइकिल, जो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन साइकिल की इफिशियंसी को हम कंपेयर करेंगे फिर कैरनोट साइकिल की इफिशियंसी के साथ, और उसकी वजह से हम सोचेंगे कि पूछेंगे इंजन से कि क्यों हमारी इफिशियंसी लॉस हो रही है, क्यों इरिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, और ऐसे ही हम हमारे जो रियल इंजन है उसकी इफिशियंसी को बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों आज के डिस्कशन में यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियोस आएंगी। और आपको इस वीडियो को पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।